नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी महिला महाविद्यालय अलवर। आज आपकी क्लास बीए भाग तृतीय में हिंदी विषय में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम दिनकर जी पर बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर पर आज हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि की गरिमा और विरुद्ध से समादृत छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। जन जागरण की काव्यधारा जो भारतेंदु से स्फुरित हुई, दिनकर उसके प्रमुख और प्रखर कवि थे। उनकी कविता में वीर योद्धा का गंभीर घोष, अग्निताप, सूर्य का प्रखर तेज है और संस्कृति का उज्ज्वल धवल पक्ष का प्रकाशन भी है। दिनकर जी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त करके कुछ समय पश्चात वहाँ प्राध्यापक रहकर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार नियुक्त हुए और इसके कुछ समय पश्चात आकाशवाणी में सलाहकार रहकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो संसद सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, तो वहीं उनकी महान काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से भी नवाजा गया। 1974 में उनका निधन हो गया। दिनकर जी पर आगे बात करने से पूर्व यहाँ हम दिनकर जी के रचना संसार के बारे में बात करना आवश्यक समझते हैं कि उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं और किस किस क्षेत्र में उनकी विशेष उपलब्धि हम गिन सकते हैं। तो आइए उनके रचना संसार पर बात करते हैं। दिनकर जी उच्च कोटि के निबंधकार, विचारक, समीक्षक होने के साथ साथ प्रसिद्धि के आधार के रूप में वो एक महान कवि कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी काव्य कृतियों पर विचार करते हैं। इनमें रेणुका, इस कृति में दिनकर जी ने अतीत के गौरवगान के साथ साथ वर्तमान वेदना का भी अत्यंत सजीव चित्रण किया है। हुंकार, इस कृति में उन्होंने वर्तमान के प्रति विक्षोभ और आक्रोश व्यक्त किया है। रसवंती, जिसमें उन्होंने सौंदर्य का काव्यमय निरूपण किया। इसी प्रकार सामधेनी में सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम के साथ वैश्विक कल्याण वेदना का वर्णन है। और उनकी बहुत प्रसिद्ध काव्य कृति कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है। उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी। उर्वशी और रसवंती में प्रेम, सौंदर्य और विचार तत्व की प्रधानता है। ये प्रबंध काव्य हैं। उनका काव्य उर्वशी कामायनी के बाद हम इसी को हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। स्वयं कवि ने इसे महाभाष्य की संज्ञा दी। यह अध्यात्म प्रधान नाट्य काव्य है और प्रेम, शांति, सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञानवाद व बुद्धिवाद पर करुणा, अहिंसा की विजय का यह काव्य है। आगे देखते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें 1962 के चीनी आक्रमण से आहत राष्ट्रीय स्वाभिमान और वेदना को अभिव्यक्ति दी गई है। साथ ही राजनीतिक अकर्मण्यता पर भी प्रहार किया गया है और
गांधी के अहिंसा दर्शन पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसके अतिरिक्त नील कुसुम, नीम के पत्ते, बापू, हिमालय, धूप छाहा भी आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। जैसा कि हमने उनकी रचनाओं पर विचार करने से पूर्व बताया कि वो उच्च कोटि के निबंधकार भी थे, विचारक भी थे और समीक्षक भी थे। तो हम देखते हैं कि उनके संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही प्रतिष्ठित उनका निबंध संग्रह है। इसी प्रकार पंत, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त पर गद्य रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। बाल साहित्य में भी उनका विशेष स्थान है और अनूदित काव्य भी उनके बहुत प्रसिद्धि पाए। इस प्रकार अब हम जैसा कि आपके संकलित पाठ्यक्रम में उनका कुरुक्षेत्र निर्धारित है, तो उस पर थोड़ी सी बात हम और करना चाहेंगे। यद्यपि आपके संकलित पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र का 6वां सर्ग निर्धारित है, तथापि इसके 7वें सर्ग में यानी इसके अंतिम सर्ग में कवि ने काव्य का प्रतिपाद्य और उद्देश्य प्रस्तुत किया है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य होते हुए भी हम देखते हैं कि उसमें प्रबंधात्मकता नहीं के बराबर है। ये भी कह सकते हैं कि उसमें कथा वस्तु नहीं वरन वैचारिक क्रम और भावात्मकता का प्रवाह ही विशेष महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह के माध्यम से दिनकर जी ने अपनी विचारधारा को ही अभिव्यक्ति दी है। युधिष्ठिर युद्धजन्य विरक्ति और आत्मग्लानि से पीड़ित होकर संन्यास और वनगमन को उत्सुक हैं। ऐसे में भीष्म पितामह भाग्यवादी अकर्मण्यता का खंडन करते हैं, राजतंत्र की आलोचना और प्रवृत्ति निवृत्ति में सामंजस्य पर बहुत अधिक बल देते हैं और कहते हैं, यह जीवन अरण्य जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। कवि यहाँ इस काव्य में उन्होंने संन्यास को कायरतापूर्ण और पलायनवादी घोषित किया है, जैसा कि इन पंक्तियों से भी स्पष्ट हो रहा है। यह निवृत्ति है, ग्लानि पलायन का यह कुत्सित क्रम है, निश्रेयस यह श्रमित पराजित विजित बुद्धि का भ्रम है। आगे भी कहीं वो कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके, धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह मिट्टी है आकाश नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने काल्पनिक स्वर्ग को तिरस्कृत करके वास्तविकता और यथार्थ को की स्वीकृति पर ही बल दिया है। कुरुक्षेत्र की चिंता मनुष्यता और मानव मात्र की चिंता है, इसीलिए हम वहाँ उस काव्य में उदात्तता के दर्शन भी करते हैं। उनकी कलिंग विजय से कुरुक्षेत्र तक की उनकी यही चिंता उनकी काव्य यात्रा में निरंतर सक्रिय और प्रवहमान हमें दिखाई पड़ती है। परंतु यहाँ अहिंसा को परम धर्म मानते हुए भी हिंसा जो आपद धर्म से प्रेरित है उसको भी उन्होंने श्रेयस्कर और वरेण्य स्वीकार किया है। कुरुक्षेत्र की रचना के समय दिनकर जी बिहार सरकार के प्रचार विभाग और जनसंपर्क विभाग में पद स्थापित रहे। इस कार्यकाल में उन्होंने विश्व स्तरीय कवियों को पढ़ा, जिसमें D.H. लॉरेंस, इलियट और रिल्के आदि थे। इन सबसे प्रभावित होकर उनकी सृजनात्मक प्रतिभा निरंतर प्रभावित होती चली गई और परिवर्तनशील भी होती चली गई, और उनकी दृढ़ता जो विचारों में आई वो कुछ इस प्रकार की थी। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। इसी तरह की भाव को
उद्वेलित करने वाली उनकी दूसरी कविता, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी प्रकार कविताओं पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में सर्वत्र राष्ट्रीय गौरव और गरिमा का एक स्पर्श हमें देखने को मिलता है। जैसे भारतीय गणतंत्र और संविधान के प्रति स्वाभिमान और सम्मान के साथ उनका गर्वोक्तिपूर्ण किंतु स्वाभिमान से संयुक्त बयान और दस्तावेज स्वरूप लिखी हुई उनकी यह कविता तो इस दृष्टि से कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ती है। जब वो लिखते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कितना आत्मविश्वास झलकता है इन पंक्तियों में। सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरी ओर पूंजीवादी विषमता विसंगति से उत्पन्न अन्याय अनीति अभाव और कष्ट कवि हृदय को खंड खंड कर डालता है। संवेदनहीनता के प्रति उनके मन में भयंकर रोष है और वो लिखते हैं, तोड़ दो इस महल को, बर्बाद कर दो, जीवितों को उस महल के बोझ से आज़ाद कर दो। आर्थिक वैषम्य से उपजी सर्वहारा की उपेक्षा और नारकीय जीवन की विवशता के प्रति जहाँ एक ओर सहानुभूति है, दूसरी ओर वहीं पूंजीवादी आभिजात्य के प्रति संचित घृणा का संश्लिष्ट चित्र यदि हम देखना चाहें तो उसके लिए इन पंक्तियों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जब वो लिखते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं, मिल मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच तब ब्याज चुकाए जाते हैं। देखिए, दो तरह का दृश्य है। एक ओर अनाप शनाप पैसा अपने शौक़ के लिए खर्च करने वाले पूंजीपति वर्ग है और दूसरी ओर जहाँ केवल भूख मिटाने के लिए हर तरह के समझौते करने को एक सर्वहारा शोषित पीड़ित दलित वर्ग तैयार है। तो इनके साथ ही ये पंक्तियाँ दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय पंक्तियाँ हैं। उन्होंने सर्वत्र शोषण का विरोध और किसान मजदूर सर्वहारा के प्रति चिंता और सहानुभूति व्यक्त की है। उनके यहाँ हिमालय पौरुष का पूंजीभूत ज्वाल है। वो कहते हैं, किसको नमन करूं, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं। दिनकर जी की काव्य चेतना पर हम जब बहुत गहराई से विचार करते हैं तो वह चेतना उनकी निरंतर गतिशील संचरणशील है। स्वच्छंदतावाद दिनकर जी की कविता में भिन्न रूप में अवतरित हुआ है। हम उन्हें जन चेतना के गायक के रूप में स्वीकार करते ही हैं। वैसा किसी छायावादी या राष्ट्र कवि में अभिव्यक्त नहीं हुआ। स्वच्छंदतावाद की बात कर रहे हैं। वैचारिक दृढ़ता के तौर पर भी दिनकर जी गांधी का विरोध भी करते हैं और उन्हें मौन चेतावनी तक दे डालते हैं और कहते हैं, ओ दुविधाग्रस्त शार्दूल बोल। तो यहाँ वैचारिक असहमति और विरोध उनके प्रति स्पष्ट दिखता है। वो उनके मौन को एक प्रकार से कायरता का ही परिचायक बताते हैं। यहाँ दिनकर जी उनसे किसी भी तरह से सहमत नहीं हैं, किंतु वही दिनकर उनकी असामयिक हिंसापूर्ण मृत्यु से भाव विह्वल और आहत हो उठते हैं। इस प्रकार दिनकर के काव्य विकास या यात्रा पर गौर करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सामधेनी से ही उनके काव्य
में एक नया दौर या मोड़ आता चला जाता है। इस संग्रह में हमें कई स्तर की कविताएं देखने को मिली। उनकी कलिंग विजय कविता में कुरुक्षेत्र के बीज संकेत हम देख सकते हैं। वे हिंसा, यद्यपि वो वहाँ हिंसा पर अहिंसा को वरीयता देते हैं, किंतु आगे चलकर कुरुक्षेत्र में वो उस हिंसा का निषेध नहीं कर पाते और न्याय तथा सत्य रक्षा के निमित्त हिंसा को वरेण्य भी सिद्ध कर देते हैं। अब हम बात करें उनकी काव्य भाषा पर। भाषा की दृष्टि से उनका काव्य भाषा पर अद्भुत और असाधारण अधिकार है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी वहाँ प्रयुक्त हैं। यानी भाषा का बहुत ही सुंदर, व्यावहारिक और संप्रेष्य रूप हमें वहाँ पर दिखाई पड़ता है। देशज शब्दों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को और भी अधिक प्रभाविष्णु बना देता है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो पारंपरिक अलंकारों कलापक्षीय में जैसे वो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तो कुछ आधुनिक प्रवृत्ति वाले ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, व्यंजना, शब्द शक्ति का भी वहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रयोग हमें देखने को मिलता है। छंद की दृष्टि से देखें तो उन्होंने काव्य रूप में मुक्तक और प्रबंध दोनों लिखे हैं और दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। रस परिपाक की दृष्टि से श्रृंगार, वीर, करुण आदि सभी रस वहाँ पर अपने पूर्ण परिपाक के साथ में हम देख सकते हैं। हम जानते ही हैं कि दिनकर जी ओज और तेज के कवि हैं। उसी के अनुरूप वो छंदों का प्रयोग करते हैं, उसी के अनुरूप उनकी भाषा शैली भी है और काव्य गुण भी उसी के अनुरूप वहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि छायावादी कुहासे को हटाने वाले प्रवाहमय ओज और तेज के कवि दिनकर छायावादोत्तर काव्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि तो हैं ही, वे रस सौंदर्य के साथ ही सामाजिक चेतना और क्रांति का आह्वान करने वाले प्रगतिवादी कवि भी हैं। अपनी वैचारिक प्रौढ़ता के प्रतिमान के रूप में कुरुक्षेत्र में कवि ने युद्ध और शांति जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी सफल लेखनी चलाई और अपने राष्ट्र कवि और ज्ञानपीठ जैसे सम्मान को और भी अधिक उभार कहें या ऊंचाई कहें वह प्रदान की। इस प्रकार हमने यह जान लिया कि दिनकर जी की जो काव्य यात्रा है उसमें दिनकर जी की काव्य यात्रा पर हमें लगता है कि हमने पर्याप्त विचार कर लिया है और आगामी व्याख्यान में हम उनकी किसी काव्य खंड की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।